आज से 2 साल पहले मेरी लाइफ बदल गई जब मुझे ये समझ आया कि आप किसी भी स्किल को बहुत जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए किसी एक स्किल में मास्टर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी स्किल हो। इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप भी किसी स्किल को मास्टर कर सकते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। जो स्किल आप सीखना चाहते हैं उसकी बारीकियों को समझिए। उस स्किल को आप छोटे छोटे पीसेज में बांट दीजिए। अब आप खुद से सवाल पूछिए कि आप ये स्किल क्यों सीखना चाहते हैं। आपका उस स्किल को सीखने के पीछे अल्टीमेट मोटिव क्या है। और ये समझने के बाद जो आपने स्किल को छोटे पीसेज में तोड़ा था उनमें से सिर्फ रेलेवेंट पीसेज को अलग छांट लीजिए। इस स्टेप को पूरा करने पर आप काफी समय निपटा चुके होंगे, क्योंकि अब आपका टाइम फालतू चीजों को सीखने में बर्बाद नहीं होगा। सेकंड स्टेप में आपको उस स्किल के बारे में इतना सा खुद सीख लेना है कि अगर आप कोई गलती करें तो आप खुद उस गलती को सुधार सकें। ये समझने के बाद शुरू होगा आपका लर्निंग प्रोसेस। स्टेप 3 बात करता है रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानने का। वो क्या डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको स्किल सीखने से रोकती है। उन ऑब्स्टेकल्स को, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और उनसे निपटने का रास्ता निकालिए। फोर्थ स्टेप, जिसे मैं सबसे जरूरी स्टेप मानता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। आज तक आप पहले भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर चुके होंगे, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपने कभी कंसिस्टेंटली उस काम को किया ही नहीं। ध्यान रखिए, 10 बाल्टी पानी डालने से पत्थर नहीं टूटता, लेकिन 10 बाल्टी पानी बूंद बूंद कर गिरे तो चट्टान को भी तोड़ देता है। ये है पावर कंसिस्टेंसी की। एक दिन में 10 घंटे लगाने से स्किल नहीं आएगी, लेकिन 10 दिन 1 घंटा लगाने से फर्क महसूस होगा। अगर आप हर दिन 1 घंटा पूरे डिसिप्लिन के साथ 1 साल तक किसी स्किल को देते हो तो आप उस स्किल में दुनिया के टॉप 1% में आ जाते हो। शुरुआती समय में बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है जो आपको बार बार क्विट करने पर मजबूर करेगा, लेकिन अगर आप उस फेज को पार कर लो तो चुनौती उतनी बड़ी नहीं रह जाती। ये फाइट जितनी इंटेलेक्चुअल है उससे ज्यादा इमोशनल है। आज ही फैसला लो कि किस स्किल को मास्टर करोगे और उन 4 स्टेप्स को माइंड में रखकर कूद जाओ चुनौतियों का सामना करने के लिए। इस कोर्स के बाकी चैप्टर्स को भी फॉलो करिए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी को जारी रखिए। दिस गाय इज इंट्रोवर्ट, दैट गाय इज टू एक्सट्रोवर्ट। ये 2 टर्म्स आपने बहुत ज्यादा बार सुनी होगी, लेकिन क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? सो अकॉर्डिंग टू मी दीज टर्म्स आर नथिंग बट बुलशिट। लुक, नोबडी इज ट्रू इंट्रोवर्ट और टू एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स आर ईदर फाउंड इन प्रिजन्स और एजाइलम्स। तो रियलिटी है क्या? देखो, हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू अवर मूड एंड कंफर्ट जोन। आप 1 घंटे किसी के साथ बात करो लेकिन उसमें एक भी ढंग की बात ना करो, या फिर आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं आया, ये दोनों सिचुएशन ही आपको लॉस देगी। एज वी से, इंटेलिजेंस विदाउट एक्सप्रेशन इज बोरिंग। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके हैंड जेस्चर्स डिसाइड करते हैं कि आप अपनी बात कितने अच्छे से लोगों के सामने रखते हो। इन्हीं कुछ चीजों से आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल या किसी ओकेजन पर आप किसी इंसान से मिले होंगे। वो इंसान बात तो नॉर्मल ही करता था, लेकिन उसका किसी किस्से को सुनाने का तरीका बहुत शानदार होता है और सभी लोग बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। अब याद कीजिए उसमें क्या अलग था जो बाकियों में नहीं है। पहली चीज है राइट थिंग फॉर द राइट मोमेंट। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पता है तो आप उसे कहीं भी और कभी भी बताना शुरू कर दें। एक सही मोमेंट की तलाश करिए जब वो बात कन्वर्सेशन में एक वैल्यू एडिशन करे। सिर्फ उसी मौके पर बोलिए। दूसरी चीज है राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। एक बात को कहने के बहुत से तरीके हैं। एक अच्छा स्पीकर सही शब्दों का और वॉइस मॉड्यूलेशन का रोल समझता है। किसी वाक्य पर हमें ज्यादा जोर देना होता है तो किसी को प्लेन टोन में बोलना होता है। ये चीज सीखी जा सकती है अच्छी रीडिंग हैबिट्स के साथ। आप कोई बुक पढ़ते हैं तो गौर करिए कि कैसे राइटर एक फ्लो मेंटेन करके रखता है। कहाँ पर राइटर कोई अलग शब्द भी यूज कर सकता था, लेकिन उसने यही शब्द क्यों यूज किया। अगर आप इस पर हर दिन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें तो बहुत जल्दी आपका बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हैंड मूवमेंट। आप किसी के साथ बात करते हैं तो लाश की तरह बैठकर बात मत करिए। अपने हाथों को हल्का यूज करिए, आई कांटेक्ट सही से रखिए और देखिए कि लोग किस खामोशी के साथ आपकी बातों को सुनेंगे। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी सक्सेस में। इस चैप्टर को 1 नहीं 2 बार देखिए और समझिए कि कैसे आप खुद को बदल सकते हैं। आपके मन में हर दिन कुछ बड़ा करने का विचार जरूर आता होगा, लेकिन कितने ऐसे काम हैं जिन्हें आपने शुरू किया, इनफैक्ट अगला दिन आने तक आप उस काम के बारे में भूल भी चुके होते हैं। इसी चीज को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आइए समझते हैं ऐसा क्या होता है कि आप कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसका मेन कल्प्रिट है आपका माइंड। देखिए, जो ये आपका मन है ये बहुत आलसी है। आप कुछ भी काम करना शुरू करते हैं जिसमें आपके माइंड की अच्छी एक्सरसाइज होने वाली हो तो मन पहले ही आपको कमजोर बनाना शुरू कर देता है और आपके दिमाग
दिमाग में उस वक्त जो पहला विचार आता है वो है कि आज रहने देते हैं, कल से इस काम को शुरू करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां आप पूरी गेम हार जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर फोकस करते हैं। जब भी आपके मन में किसी काम को करने का विचार आता है तो पहले 5 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है। यही वो 5 सेकंड है जिसमें आपका मन पूरा जोर लगा देता है आपसे क्विट करवाने के लिए। आप काम शुरू करने के लिए खुद को मोटिवेट करने का इंतजार मत करिए। आप काम तुरंत शुरू कीजिए और काम को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा। बस मन में एक ही विचार रखिए कि जो कुछ भी है आज ही है। जितना आज किया जा सकता है करना है, कल होने ना होने की कोई गारंटी नहीं है। जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर काम करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ब खुद डिसिप्लिन में रहकर काम करते जाएंगे और यही सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। टुमारो नेवर कम्स, इट इज ऑलवेज टुडे। Have you ever noticed that smartest of the people are the best observers? This is the true secret of becoming smart. हर दिन आप अपनी नॉर्मल रूटीन में बहुत लोगों से बात करते हो और मल्टीपल इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हो। आप कितने स्मार्ट है इसका पता चलता है कि आप कितने ध्यान से हर छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। एक कोट है, God gave you 2 ears and 1 mouth for a reason. Shut up and listen. आप 4 लोगों के साथ बैठे हो, आप कितने ध्यान से सबकी बात सुनते हो और कितना उन बातों को समझ पाते हो। एक अच्छा लीडर हमेशा दूसरों की बातों को सुनना जानता है। अभी खुद से एक सवाल पूछिए, डू यू लिसन टू आंसर और डू यू लिसन टू अंडरस्टैंड? मैंने ज्यादातर लोगों में यह पाया है कि वो सामने वाले को इसलिए नहीं सुनते कि वो उसका थॉट प्रोसेस समझ सके, लेकिन उनमें एक जल्दी रहती है कि कब सामने वाला बोलना बंद करे और वो उसका जवाब दे सके। यही एक चीज है जो किसी नॉर्मल इंसान में और एक बहुत सफल इंसान में डिफरेंस क्रिएट करती है। आपकी ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग स्किल्स को जितना पावरफुल आप बनाएंगे उतना ही ग्रोथ आप अपनी लाइफ में देखना शुरू करेंगे। अब से अगर आप किसी को सुनना शुरू करें, जैसे इस वक्त आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिए और देखिए कि आप अपनी लाइफ में कहाँ गलतियां कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप लोगों को जितना सुनना शुरू करेंगे उतना ही आप उनके एक्शंस को और बिहेवियर्स को समझ पाएंगे। अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ आती है अच्छी प्रेडिक्शन स्किल्स। आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी के अगले मूव को प्रेडिक्ट करना। इस स्किल को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बस आज से ही बोलना कम करिए और सुनना ज्यादा। आपको पता है आपको चीजें क्यों नहीं मिल रही है, आपके गोल्स पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो। कभी आपको यूपीएससी क्लियर करना है, कभी आपको बिजनेसमैन बनना है, कभी इन्फ्लुएंसर बनना है, कभी यूट्यूबर बनना है। आपने अपनी एनर्जी मल्टीपल डायरेक्शंस में भगा रखी है। आपकी जो थॉट्स की एनर्जी है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही है और कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। इसलिए आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। कभी एक काम स्टार्ट करते हो, फिर एक हफ्ते में उसे छोड़कर नया काम शुरू कर देते हो। तो पहले माइंड में क्लियर कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपका क्या गोल है, ड्रीम है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वो क्यों करना है। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है बीइंग स्लो इज बेटर देन बीइंग डायरेक्शनलेस। एक गाड़ी के चारों पहिए एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ पाती है। अगर चारों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दें तो कितना ही तेज क्यों ना घूम ले, लेकिन कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए एक डायरेक्शन में फोकस्ड हो जाओ। ये कोर्स देख रहे हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर दिन सिर्फ 2-3 लोगों को रेफर करोगे तो मंथ एंड पे आराम से 1 लाख तक कमा लोगे। इसके अलावा जो हाईएस्ट अर्नर है उनके लिए अलग रिवॉर्ड्स है, लेकिन फोकस के साथ काम तो करना पड़ेगा। या खुद को एक्सक्यूजेस देते रहो या फिर पूरी जान लगा दो। देखो, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बार बार मिल जाएगी, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। पूरे फोकस के साथ 3 से 5 साल इन्वेस्ट कर लो और फिर पूरी लाइफ आराम से जियो। जब आपसे कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है, व्हाट डू यू थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम रियली मीन्स? क्या बैंक अकाउंट में 5-10 करोड़ होना फाइनेंशियल फ्रीडम है? द आंसर इज नो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थी और रिच में एक बड़ा फर्क होता है। आज आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप रिच हो, लेकिन अगर आप उस 1 करोड़ को अच्छे एसेट्स परचेज करने में लगाएं और उन पे अच्छे रिटर्न्स आए तो आप वेल्थी हो। वेल्थ जनरेशन ही असल मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आज आप काम करना बंद करो तो क्या आपके पास फिर भी इतना पैसा आ रहा है कि आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको? अब बात करते हैं कि वेल्थ जनरेट कैसे करनी है। आंसर बहुत सिंपल है। आपके पास कहीं से भी पैसे आते हैं तो उन पैसों से लग्जरी मत परचेज कीजिए। उन पैसों से इनकम जनरेटिंग एसेट्स परचेज कीजिए, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और भी बहुत कुछ। अब आपके एसेट्स आपको इनकम जनरेट करके देंगे। उन पैसों में से फिर से कुछ इन्वेस्ट करिए और बाकी से लग्जरी खरीदिए। इस तरीके से आपके एसेट्स लगातार बढ़ते जाएंगे और ऐसे मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप 9 to 5 जॉब से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ्रीडम देता है आपको अपने हिसाब से जीने के लिए, घूमने के लिए, खर्चने के लिए।
इस कोर्स की बाकी वीडियोस में तरीके बताए गए हैं कि कैसे आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं, तो उन चैप्टर्स को ध्यान से फॉलो कीजिए। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, लेकिन क्या आप इसका मतलब समझते हैं? हमने अक्सर ये बात किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ी या सुनी होती है, लेकिन हम इसका असली मतलब नहीं समझ पाते। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा नेटवर्क जितना बड़ा होगा हमारी नेटवर्क उतनी ज्यादा होगी? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटी की। आपके नेटवर्क में कैसे लोग हैं ये तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप एक कमरे में 10 लोगों के साथ बैठे हो जो वर्ल्ड की बेस्ट आइसक्रीम बनाते हैं, तो 11वें आइसक्रीम मेकर आप होंगे, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ आइसक्रीम की ही बात होगी। इस तरह जब आपके नेटवर्क में बहुत सफल लोग होंगे तो आपके सफल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही विजन है द एलीट्स हब का। यहाँ आपको मौका मिलता है देश के सफल, फोकस्ड और पैशनेट लोगों के साथ जुड़ने का। इन लोगों से आप मिल सकते हैं और सवाल कर सकते हैं कि कैसे आप भी आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर सकते हैं। इन लोगों का एक्सपीरियंस और ग्राउंड लेवल नॉलेज आपको वो सब सिखा देगा जो किसी बुक से सीखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक फैसला और बहुत सारा हार्डवर्क आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। क्या आप कोई डिसीजन लेने के वक्त बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या फैसला करना चाहिए, या फिर आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और फिर आपको फ्यूचर में अपने फैसले पर पछताना पड़ता है? अक्सर ये दिक्कत हम सभी के साथ होती है, इसलिए इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे आप सही डिसीजन ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। एक नॉर्मल चेस प्लेयर में और एक ग्रैंड मास्टर में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम चेस खेलें तो अगले 2 से 3 मूव्स तक सोच पाते हैं। एक अच्छा प्लेयर अगले 5 से 8 मूव्स देख सकता है और एक ग्रैंड मास्टर अगले 10 से 15 मूव्स देख सकता है। अगले 10-15 मूव्स जब उसे पता है कि क्या क्या हो सकते हैं, तो वो फिलहाल सबसे अच्छा मूव चलता है। और यही कुछ होता है उन लोगों के साथ जो बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। उनकी फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स और कंसीक्वेंसेस को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी उन्हें मौका देती है आज सबसे अच्छे डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए जरूरी है किसी इवेंट के हर छोटे पहलू पर ध्यान देना और चीजों के बीच के कनेक्शंस को समझना। आमतौर पर हम किसी कन्वर्सेशन में या किसी मौके पर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, लेकिन दूसरों का नजरिया समझने पर आप सही बात कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, आप अपने आंसर्स तैयार करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसकी जगह अगर आप खुद को इंटरव्यूअर की जगह रखें और सोचें कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप क्या उत्तर सुनना चाहेंगे, इस तरह जवाब देने पर आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग छाप छोड़ेंगे। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके डिसीजन खुद ब खुद सही होते जाएंगे। और ऐसे आप सीख चुके हैं द आर्ट ऑफ माइंडफुल डिसीजन मेकिंग। Hey guys, welcome back to another chapter, and now we are deep diving into a topic that's pretty close to my heart: self-doubt and its impact on your potential. अक्सर हम खुद पे डाउट करते हैं, am I good enough? क्या मैं ये कर सकता हूँ? पर दोस्तों, ये सेल्फ डाउट हमारे पोटेंशियल को मार देता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सेल्फ डाउट एक ऐसा इमोशन है जो हमारे अंदर घूमता रहता है। हम सोचते हैं हम गलत हैं या हमें कुछ नहीं आता, लेकिन ये एक ट्रैप है जो हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। हर एक इंसान में कुछ खास है, कोई ना कोई टैलेंट, कुछ यूनिकनेस है, लेकिन जब हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हमारा असली पोटेंशियल बाहर नहीं आता। अपने आप को पहचानो, खुद को समझो, तभी तो आप अपनी असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओगे। एक और बात, सेल्फ डाउट का खौफ फेलियर से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यार फेलियर एक पार्ट है, लर्निंग का हिस्सा है। फेलियर से ही हम ग्रो करते हैं। तो कैसे ओवरकम करें सेल्फ डाउट? सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो। क्या आपके पैशंस हैं? क्या आप में कुछ अलग है? अपने आप को पहचाने बिना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मुश्किल है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। हर सुबह खड़े होकर खुद से कहो, मैं कैपेबल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये छोटे स्टेप्स हैं जो ओवर टाइम बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। अपने दोस्तों या फैमिली से बात करो। समटाइम्स आउटसाइडर्स हमें हमारे स्ट्रेंथ और क्वालिटीज दिखा सकते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। दोस्तों रिमेम्बर, सेल्फ डाउट आपकी जर्नी को रोक सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे अपने अंदर बढ़ने दो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आप में वो दम है जो आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल बना सकता है। एक बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए, आप अपने आप को अपने मन में जैसा देखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं और वैसे ही आप दुनिया को दिखाई देते हैं। इस चैप्टर में बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्टीज होना एक आर्ट है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनेंगे। सबसे पहली टिप है अपने टॉपिक को अच्छे से जानना। जब आप अपने सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट होते हैं तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। रिसर्च करो, फैक्ट्स कलेक्ट करो और अपने ऑडियंस को इंस्पायर करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन याद रखना ओवर थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा स्पॉन्टेनिटी होना भी इम्पोर्टेंट है। अपने स्पीच को मिरर के सामने या फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करो और फिर ऑडियंस के सामने
में जाके रिलैक्स करो। जब आप अपने ऑडियंस से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो वो कनेक्शन फील करते हैं। आई कांटेक्ट आपके वर्ड्स को और पावरफुल बनाता है। सो ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखो। अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखो। स्टैंड टॉल, शोल्डर्स बैक और कॉन्फिडेंट पोस्चर में रह के बात करो। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो ऑडियंस आपको सीरियसली लेती है। अपने स्पीच में स्टोरीज का यूज करो। लोग स्टोरीज को याद रखने में अच्छे होते हैं और वो कनेक्ट करते हैं। अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करो और ऑडियंस को अपने साथ लेकर जाओ। अपने वर्ड्स को क्लियर और स्लो बोलना इम्पोर्टेंट है। जब आप जल्दी बोलते हैं तो मैसेज क्लियर नहीं होता। टेक योर टाइम और अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट करो। स्पीच में थोड़े पॉजेज डालो। पॉज का यूज करना पावरफुल होता है। लोगों को टाइम मिलता है आपके वर्ड्स एब्जॉर्ब करने का और आपको भी ब्रीथ लेने का। हर एक पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानो। अपने परफॉर्मेंस का ऑनेस्ट फीडबैक लो और हर बार इम्प्रूव करो। ग्रोथ का प्रोसेस यही है। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो। सेल्फ डाउट को साइड में रख के अपने एबिलिटीज पर फोकस करो। आखिर में अपने आप को मत छुपाओ। बी ऑथेंटिक। अपने रियल सेल्फ को दिखाओ। लोग उस ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जो प्रैक्टिस और डेडिकेशन से आती है। कॉन्फिडेंस रखो, अपने टॉपिक को अच्छे से जानो और अपने ऑडियंस से कनेक्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट, एंजॉय करो ये प्रोसेस, क्योंकि जब आप खुद की स्पीच को एंजॉय करेंगे तो ऑडियंस भी आपके वर्ड्स को एंजॉय करेगी। मनी टॉक्स। हाँ, पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया समझती है। पैसा एक टूल है जो आपको अपने ड्रीम्स को चेज करने में मदद करता है। पैसे की पावर तभी होती है जब आप उसे सही तरीके से यूज करते हो। पैसे के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इमेजिन अ लाइफ वेयर यू डोंट स्ट्रेस अबाउट बिल्स, वेयर यू हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस विदाउट कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट द प्राइस टैग। वो फीलिंग कुछ और ही होती है। पैसे का रियल पावर तब समझ आता है जब आप उसे वाइजली इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट, ये सब आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। पैसे का होना सक्सेस का एक इंडिकेटर है, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है बड़े घर में रहना, तो कोई सोचता है सक्सेस का मतलब है अपने पैशन में काम करना। वो पाथ आपको कैसा भी लगे, पैसा आपको उस तरफ गाइड करता है। पैसे का होना एक पॉजिटिव माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपने एफर्ट्स और टैलेंट को वैल्यू देते हैं तो नेचुरली सक्सेस और प्रोस्पेरिटी आपके पास आता है। सो पॉजिटिविटी और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन है जो पैसे को बोलने में मदद करता है। फाइनल वर्ड, पैसा एक टूल है जो आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। अक्सर आपको अमीर लोग ये बोलते सुनाई देंगे कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन दोस्तों यकीन करना, अगर आपको सही से पैसा खर्च करना आता है तो पैसा सब कुछ खरीद सकता है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इमोशंस के गहरे सागर को और सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस कर सकें, जो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस की। ये है हमारे इमोशंस को पहचानने और समझने का स्किल। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो और उनके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। इससे हमारा पहला कदम होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टरी की तरफ। अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। ये है अपने इमोशंस को मैनेज करना। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के समय अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सोचो, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला है एम्पैथी, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना। एक्टिव लिसनिंग का यूज करो और दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझो। इससे आप स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बना सकते हो। सोशल स्किल्स को डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करना सीखो। हर सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करना ये भी एक आर्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टरी हासिल करने के लिए हमेशा क्यूरियस रहो। कभी भी सीखने का मौका मत छोड़ो। बुक्स पढ़ो, वर्कशॉप्स अटेंड करो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। लीडरशिप में एम्पैथी का यूज करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके टीम मेंबर्स के इमोशंस को समझो और उन्हें सपोर्ट करो। पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करो। अपने आप को समझने के लिए थोड़ा टाइम निकालो। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझ सकते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। इम्पोर्टेंट है कि आप इनसे कुछ सीखो और स्ट्रॉन्ग बनो। रेजिलेंस डेवलप करो और सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। आसपास में रहने वाले लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाओ और उन्हें मेंटेन करो। ध्यान रखिए, जो इंसान अपने इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेता, लेकिन हर सिचुएशन को अच्छे से सोच और समझ कर डिसीजन लेता है, उसके ज्यादातर डिसीजन हमेशा सही रहते हैं। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टरी करना। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमी के बारे में जो हमारे ड्रीम्स को धीरे धीरे मार रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सबने इसे एक्सपीरियंस किया है, जब हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे लेकिन फिर कल आता ही नहीं है।
आज चर्चा करते हैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के डेंजरस गेम के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ट्रैप है जिसमें हम खुद को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में भी नहीं करते और फिर ड्रीम्स का कुछ नहीं बचता। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और ये टाइम कभी वापस नहीं आता। हर कोई सपने देखता है, लेकिन जब हम खुद उन्हें डिले करते हैं तब उनका एसेंस खत्म हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और रीजन है हमारा कंफर्ट जोन। हम सोचते हैं कि अभी ठीक है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब तक हम वहां नहीं जाते हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हमारे ड्रीम्स को ओवरवेलमिंग बनाने में। हम सोचते हैं कि सब कुछ एक बार में हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा चेंज आता है छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। तो कैसे करें इस प्रोक्रेस्टिनेशन का मुकाबला? सबसे पहले रियलिस्टिक गोल सेट करो। छोटे स्टेप्स लेकर शुरू करो जिसे ओवरवेल्म ना हो। अपने आप को अकाउंटेबल रखो। किसी को बताओ अपने गोल्स के बारे में ताकि वो तुम्हें पुश करे, और एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड दो। ये मोटिवेशन का एक अच्छा तरीका है जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। आपका सबसे अच्छा मित्र है आपका मन, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका मन ही है। अगर आपने इस मन को कंट्रोल में करना सीख लिया तो फिर कभी आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए छोटे स्टेप्स लो, रियलिस्टिक गोल सेट करो और अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तब हम अपना ही लॉस कर रहे होते हैं। अगर आप अभी तक ये कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपने बाकी चैप्टर्स में सीखा होगा कि कैसे रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है और एक कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर कदम पर हमारे साथ चलता है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। कभी कभी लगता है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियल लाइफ काफी अलग होती है, और ये डिस्कनेक्शन हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स क्रिएट करती है। हम सभी को खुद से एक्सपेक्टेशंस रखना तो आता है। हमें लगता है कि लाइफ सेट है, सब स्मूथ चलेगा, लेकिन फिर रियलिटी आती है और रियलिटी अक्सर वैसी नहीं होती जैसा हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए रियलिटी चेक करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं कि जब रियलिटी आती है तो लगता है जैसे सब कुछ टूट गया है, लेकिन यार रियलिटी थोड़ी हार्श होती है लेकिन रियल होती है। जब हम अपने करियर के एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं हम सोचते हैं कि हर चीज परफेक्ट होगी, ड्रीम जॉब मिलेगी, लेकिन रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि लर्निंग का भी एक अलग मजा है। और फिर आते हैं रिलेशनशिप्स। हमें लगता है हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा होगा, लेकिन रियलिटी में एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस और एफर्ट्स का एक अलग वर्ड होता है। आज हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया पर लगता है कि लोग कितने खुश हैं, लेकिन लोग रियलिटी में अपने स्ट्रगल्स छुपा के रखते हैं। हमारे लाइफ का स्नैपशॉट अलग होता है एज कम्पेयर टू द होल मूवी। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर मत करिए। तो यार कैसे डील करें इस डिस्कनेक्शन के साथ? सबसे पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना सीखो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और ये नॉर्मल है। अपने आप को ज्यादा प्रेशर मत दो, और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइंड जॉय इन रियलिटी। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो रखो ताकि जब रियल लाइफ आए वो एक प्लेजेंट सरप्राइज हो। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी काफी होती है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का ये गेम चलता रहेगा, और जब भी लगे जस्ट टेक अ स्टेप बैक, स्माइल एंड एंजॉय करो जो भी लाइफ आपको ऑफर कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर पावर के बारे में जो हर किसी के अंदर छुपा होता है, कॉन्फिडेंस। कभी कभी लगता है कि कॉन्फिडेंट लोगों का कोई अलग मैजिक है, लेकिन सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ तरीके जो आपको कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करेंगे। पहली बात तो ये है कि खुद को एक्सेप्ट करो। हर कोई अलग होता है और तुम भी यूनिक हो। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का भी बहुत असर होता है। हर सुबह खड़े होकर खुद से ये कहो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ये छोटे स्टेप्स का बड़ा असर होता है। जैसे हमारे कपड़े हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एक अच्छा आउटफिट पहन के आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। ड्रेस वेल, फील वेल, और दुनिया को दिखाओ कि तुम कॉन्फिडेंट हो। कभी कभी हम गिरते हैं, हार जाते हैं, लेकिन यार सेटबैक से ही तो हम सीखते हैं। हर फेलियर एक लेसन होता है, उससे पॉजिटिव एंगल से देखो और अगली बार और मजबूत बन के लौट आओ। अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखो, स्टैंड टॉल, वॉक विद पर्पस और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये छोटे जेस्चर्स भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। चैलेंजेस को अवॉइड मत करो, उन्हें एम्ब्रेस करो। हर नया चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी होता है अपने आप को प्रूव करने का। डोंट बी अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो, नेगेटिव वाइब्स वालों से दूर रहो। पॉजिटिव एनर्जी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करते जाओ। जब आप छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जो भी आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा उसमें प्रैक्टिस करो।
बी इट पब्लिक स्पीकिंग, अ न्यू स्किल या कोई और एक्टिविटी। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है और साथ में कॉन्फिडेंस भी। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, बी योरसेल्फ। तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। अपनी ऑथेंटिसिटी से प्यार करो और देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो यार कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक जर्नी है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि तुम हर कदम उठाओ। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया जो भी सोचे तुम्हारे कॉन्फिडेंस में ही दम है। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मार्ट वर्क करके आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बात सच है या बस एक स्कैम है? बात करते हैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क की मिसकंसेप्शन को समझते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा काम करके ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इल्यूजन है। मैं नहीं कह रहा कि स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी में हार्ड वर्क काम आता है। स्मार्ट वर्क के नाम पर कुछ लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट ले लेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, लेकिन सक्सेस का रियल मंत्र है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना ही एक्चुअल स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का असली मजा तब आता है जब आप उसमें कुछ नया सीखते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो आप एक्चुअल लर्निंग मिस कर रहे हैं। और फिर गोल सेटिंग, अगर आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करते तो स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं कर सकता। स्मार्ट वर्क के पीछे आपके क्लियर गोल्स का होना जरूरी है। स्मार्ट वर्क में डिसिप्लिन का बड़ा रोल होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो स्मार्ट वर्क भी फेल हो जाएगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी वर्क स्मार्ट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क एक मिथ भी हो सकता है। हार्ड वर्क, लर्निंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये सब भी तो एक तरह का स्मार्ट वर्क ही है। थोड़ा सा इंटेलिजेंट अप्रोच रखकर और थोड़ा सा ट्रेडिशनल हार्ड वर्क के साथ आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हाउ टू गेट रिच। हाँ, सब चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस ग्रो करे, लेकिन याद रखिए, गेटिंग रिच इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ लाइफ दैट यू लव। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स जो आपको रिच बनाने का रास्ता दिखाएंगे। सबसे पहला टिप है अपने पैशन का पीछा करो। जो काम आपको सच में पसंद है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आप अपने काम में पैशनेट होंगे तो नेचुरली आप उसमें बेस्ट होंगे। पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस वेंचर, ध्यान से इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको ग्रेजुअल वेल्थ बिल्ड करने में मदद करते हैं। रिच बनना एक लर्निंग प्रोसेस है। हमेशा सीखो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो और हर अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। जितना आप सीखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस की तरफ। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का मैजिक होता है। जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहोगे, सक्सेस खुद आपके पास आएगी। रिच बनने का एक और मंत्र है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना। एक ही सोर्स की इनकम पर डिपेंड करना रिस्की होता है। डाइवर्सिफाई और सोर्सेज टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पैसे के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी जरूरी है। नेगेटिविटी से दूर रहो, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करो और अपने गोल्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो। पैसे को बचाना और अर्ली एज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है। कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ तब होता है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो। सो स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करना मत भूलो। नेटवर्किंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ को इन्फ्लुएंस करता है। अपने ड्रीम्स चेज करो, स्मार्ट डिसीजंस लो और हमेशा पॉजिटिव रहो। सक्सेस की जर्नी एंजॉय करो, क्योंकि एंड में सक्सेस का मजा तब आता है जब आप उस जर्नी को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हो। हम सबके लाइफ में एक कॉमन स्ट्रगल होता है, अपने माइंड से लड़ना। हमारा दिमाग काफी पावरफुल होता है, लेकिन कभी कभी यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचो, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो हमारा माइंड हमें वापस पुल करता है अपने कंफर्ट जोन में। एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसने डिसाइड किया कि वो एक न्यू हॉबी स्टार्ट करेगा, उसके माइंड ने उससे कन्विंस कर दिया कि अभी वो बिजी है, थोड़े टाइम बाद देखेंगे। लेकिन उसने अपने माइंड को समझाया और आज वो अपने पैशन को परस्यू कर रहा है। कभी कभी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स का तूफान आता है। मेरे एक फ्रेंड को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके माइंड में ही एक बात चल रही थी कि तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम अपने माइंड से कैसे लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स गहराना शुरू करते हैं। एक जर्नल मेंटेन करो, अपने थॉट्स को लिखो, फिर चैलेंज करो उन नेगेटिव थॉट्स को। पूछो अपने आप से ये क्यों नहीं हो सकता। अपने माइंड को पॉजिटिव और अफर्मिंग थॉट्स दो। हर सुबह खड़े होकर अपने आप से ये कहो कि आज कुछ नया करने का मौका है। जब आप अपने माइंड को एम्पावर करते हो, वो आपके साथ काम करना शुरू करता है। रिमेम्बर, अपने माइंड को समझाना एक जर्नी है, लेकिन ये जर्नी काफी मुश्किल होती है। जैसे आप अपने माइंड के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, वैसे आप अपने गोल्स को भी बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव और अपने माइंड के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करो।